Hi, welcome to the channel. So today I'm continuing my reaction of Republic World's Kuman Regiment, the pride of the Indian Army, Patriot with Major Gaurav Arya. Let's get to it. कर्नल सूद, ये तो थी आपकी शौर्य चक्र की कहानी। मैं सियाचिन ग्लेशियर का भी रिबन देख रहा हूँ। राइट, तो आपने सियाचिन ग्लेशियर में भी सर्व करा। यादें क्या हैं आपकी सियाचिन? ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो 2004 दिसंबर में हमारी बटालियन सियाचिन में इंडक्ट हुई। For those of you who don't know, the Siachen Glacier, it is of utmost strategic importance because it overlooks the border of China and Pakistan, I think. विंटर्स हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में थे। फरवरी के महीने में, पहली फरवरी को मुझे आज भी याद है, आंधी तूफान ब्लिजर्ड्स जिसे हम कहते हैं वो चलने शुरू हुए और पूरे 1.5 महीने तक हम अपनी पोस्ट के बाहर 5 फुट नहीं जा सके। लगातार तूफान, जितना हमारे पास राशन था, पानी था, सामान था, ना तो कुछ हमारी तरफ आ सका, ना हमारे से कुछ पीछे जा सका। और सिर्फ एक फियर उस समय हमें लगता था कि अगर एक पैनल निकल जाए और इस ब्लिजर्ड की जो ठंड है अगर हमें कहीं छू जाए तो हम 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर फ्रीज टू डेथ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, हथियार, एमुनिशन, और अगर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते तो उस समय वो भी काफ़ी मुश्किल मामला था, क्योंकि ये सब तो था ही। ये सब इसके अलावा सामने दुश्मन। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इन 6 महीनों को निकालना जी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो उसके बाद कर्नल सूद, आप और आपकी पोस्टिंग्स रही। वन ऑफ योर करियर हाइलाइट्स वाज 60 RR। राइट। If you want to learn more about the Siachen Glacier, I will go ahead and link a video either down below or at the end. आपने एक राष्ट्रीय राइफल 60 RR को आपने कमांड करा। राइट। उसके बारे में ज़रा बताइए। पुंछ में 6 कुमाऊं में 2 साल का टेन्योर करने के बाद मुझे 60 RR में CO बन के जाने का मौका मिला। जी। मेरे जाने के तकरीबन 1 महीने के अंदर एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुआ 11 आतंकवादियों का। जी। आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड सोल्जर वही होता है जो मौके का फ़ायदा उठाए, और जैसे ही वो आतंकवादी का पूरा जो ग्रुप हमारे इलाके में आया और 60 RR ने 11 के 11 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में हमारी बटालियन को 1 शौर्य चक्र और 2 SM सेना मेडल हमें अवार्ड हुए। जी। Rasteria rifles are based in Kashmir, which has had its problems with terrorists because of Pakistan. I can tell you that I am proud कि I was a CO of that battalion and we could हमें कुछ अच्छी वहाँ पर किल्स मिली और सक्सेस मिला। अच्छा, नागा पलटन है। नागा 60 RR को कहते हैं 60 RR नागा। जी। इसका मतलब जो हमारी नागा की 3 बटालियंस हैं, 1st, 2nd एंड 3rd नागा, वहाँ के हैंडपिक्ड सोल्जर्स उनको 60 RR में भेजा जाता है, और उसके साथ कुमाऊनी ट्रुप्स और साथ में आर्मर्ड के ट्रुप्स भी होते हैं। नागा सोल्जर्स की खूबियाँ आपको मालूम है और ये पूरे वर्ल्ड में रिनोन्ड है अपने एग्रेशन के लिए। जी। और CI ऑप्स इज़ लाइक एक ऐसा इलाका जहाँ हमें हंट करना होता है, और नागाज बचपन से लेकर जवानी तक शिकार करते हैं। अपने इलाकों में बचपन से शिकार कर रहे होते हैं। सो इस शिकार की जो खूबी है वो उनके खून में होती है। एंड बिकॉज ऑफ विच आई कैन टेल यू जो भी सक्सेस हमें मिली, एक उसमें से मेन कारण उनका अग्रेशन और उनकी हंटिंग स्किल्स आप कह सकते हैं, और साथ में ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, जिसको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत होती है। जैसे कहते हैं जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। तो वो होश देने का काम हमारा है जी। और जोश इनमें पहले से भरा होता है। अब जरा कुमाऊनी और अहिर ट्रुप्स की जरा खूबियाँ बताएं जरा हमें। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्डी बॉयज। यस। इनमें बहुत दम है
और दम के साथ साथ ये बहुत ही शरीफ, सिंपल एंड इनको आप किसी भी ऊंचाई पे लेके चले जाएं। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सियाचिन ग्लेशियर में जो पहली 2 बटालियंस इंडियन आर्मी ने इंडक्ट करी, एब्सोल्युटली, वो कुमाऊं पल्टन्स थी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इन लोगों में बर्दाश्त करने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। The Gurkha regiment or the Gorkha regiment would also do very well on that glacier. तो ये जो खूबी है एक सोल्जर के लिए बहुत बड़ी बात है, आई थिंक, सोल्जर के लिए और साथ में उसके बॉस के लिए, जो कमांडर के लिए जी। ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि वो आगे और आगे की प्लानिंग कर सकता है बिना सोचे कि शायद ये इनको कोई परेशानी और मुझे अब एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। इन्होंने ज़िंदगी में ये शब्द कभी नहीं निकाला कि मुझे कोई परेशानी, मुझे परेशानी, हार गया, मैं थक गया, हाँ थक गया, हार गया, खून निकल रहा है, इनके शरीर से, इनके मुंह से ये कभी नहीं निकले, कभी नहीं निकलता। कर्नल नीरज सूद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेट्रियट में आए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए और टीम पेट्रियट के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज हमारे शो पे आई हैं 4 वीर नारियां। नमस्कार, आपका नाम? जी, आप बताएं कि क्या हादसा हुआ था आपके साथ? मेरे हस्बैंड के साथ गुजरात 2009 में जी 1 अगस्त को जब ड्यूटी में जा रहे थे, ड्यूटी के दौरान जी फील्ड एरिया थी, उसमें पानी में डूब गए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद यूनिट से फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड शहीद हो गए हैं। जी उसके बाद ऐसा लगा मानो कि मेरा सब कुछ हो गया है। जी मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे छोटे, उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। जी। In the U.S. military, the soldiers unit would get a hold of you and actually talk to you about what happened. But there's also people who are actually trained to come to your door and to actually have that conversation with you in person as well. Is it the same in the Indian military? Do you always receive a phone call, or do people actually meet with you in person? पता ही नहीं था मुझे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कुछ मालूम। गांव वालों ने थोड़ा बहुत सहयोग किया होगा, उन्होंने देखा होगा। जी। उसके बाद कुछ फौजी भाई मिले, उन्होंने बोला कि आपको कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में जाना चाहिए। जी। वो आपकी भरपूर सहायता कर सकते हैं। जी। उसके बाद मैं यहाँ 2010 में यहाँ कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में रानीखेत में आई। जी। कमांडेंट साहब व डिप्टी साहब ने मेरा भरपूर सहयोग किया। अच्छा। उन्होंने मेरे से पूरी बात पूछताछ की, मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा सहयोग किया मेरे साथ। जी। उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जी, सबसे पहले मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ वॉर विडो हॉस्टल में रहने के लिए एक कमरा प्रदान किया। उसके बाद एक बार वेलफेयर हुआ, कमांडेंट मैम साहब और डिप्टी मैम साहब ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ी हो। मैं सबको यही बताया करती थी कि नहीं मैंने 10 पास किया है, नहीं मैंने 10 पास किया है। तो बोले नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से मुझे लगता था कि मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है कुछ करने की, और अंदर से सहमी सी, डरी हुई सी, क्योंकि कभी बाहर निकली नहीं थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अंदर से जोश पैदा हुआ, बार बार उनके फोर्स करने पे मैंने उनको बताया मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन MA है। तो उन्होंने बोला आपने अपनी पढ़ाई को क्यों अंदर छुपा के रखा है, आप इतना बड़ा राज अपने छुपाए बैठे हो, नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। I'm assuming that the regimental center actually helped her get on her feet again, maybe helped her earn some sort of degree, and now she's trying to get a job maybe? I don't know. I'm just kind of guessing. आप पढ़ो। फिर उन्होंने मुझे सोल्जर बोर्ड के थ्रू और ये अपने KRC के बगल में एक कंप्यूटर कोर्स चलाने के लिए वहाँ पे खुला हुआ है सेंटर, तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर कोर्स उन्होंने करवाया जी, और 1 साल का मुझे एंटिटी कोर्स करवाया। उन्हीं के सहयोग से आज मैं गोल्डन फिश आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर के पद पे कार्य कर रही हूँ। जी, और अपने पैरों पे आप खड़ी हैं? खड़ी हैं,
खड़ी भी हूँ और मेरे तीनों बच्चे 12th में बेटा है, 11th में बेटी है, 6 में बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी कहानी सुन के धन्यवाद। और आप? नमस्कार सर, आपका नाम? मैं रेखा सोनियाल। अच्छा। मेरे हस्बैंड 5 कुमाऊं में थे जी। नायक मनोहर सिंह जी। और उस समय वो 13 RR में पोस्टिंग थे। 13 RR में? हाँ जी। सर, छुट्टी आए थे, मैं बरेली में रह रहे थे हम लोग जी। उस समय हमारी यूनिट कानपुर में थी जी। तो वहाँ पे थे हम कानपुर में। 1 साल के बाद RR में नंबर आ गया। When soldiers are posted with Rasteria rifles, where do their families live? जी। हमको बरेली छोड़ दिया था, जी। बच्चे छोटे छोटे थे। जी। मेरे को 2 साल हुए थे बरेली में। जी। छुट्टी आए थे, फिर छुट्टी से गए यहाँ जम्मू में ट्रांजिट कैंप में पहुँचे थे। उनकी अचानक तबीयत खराब हुई जी। तो वहाँ से उनको एरोप्लेन के जरिए दिल्ली RR में छोड़ दिया हॉस्पिटल में। अच्छा। हॉस्पिटल से एक नर्स मैडम का बोला, मैडम आप उनके घर से बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ मैम वहाँ से बोल रही हूँ। बोला आप उनको देखना चाहते हो तो आप कल ही के कल यहाँ आओ, हो सकता है फिर आप उनको आज के बाद न देख पाओ। अच्छा। ऐसी खबर आई मेरे पास। मेरे साथ कोई नहीं था सर, मैंने दिल्ली जैसी जगह देखी ही नहीं थी। मैं पहली बार निकली थी घर से, कानपुर ही गई थी। हमारे जाने तक उनको कोई होश हवास नहीं था। पहले तो उन्होंने बताया, नंबर भी दिया घर का, उनको बताया भी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे वहाँ रह रहे हैं। इसने हमको सब कुछ बताया। सुबह नाश्ता करते करते अचानक ही बेहोश हुआ, उस समय से होश ही नहीं आई। मैं तो एक कैंटीन तक नहीं जाती थी सर खाना खाने के लिए। वही सुबह में बैठ जाती थी वहाँ, जैसे उजाला होता था मैं सराय से निकलती थी सीधे हॉस्पिटल में बैठ जाती थी। लेकिन यूनिट ने, फौज ने इतनी हेल्प की जो अपने घर वालों ने नहीं की। शिव साहब ने वहाँ से एक बंदे को भेजा, बोला ये रहेगा देखभाल के लिए। उन्होंने बोला रुको मैं तुम्हारे लिए यहीं रूम की भी व्यवस्था भी करता हूँ। तो उसके बाद 13 अप्रैल को मैं सुबह जैसे गई तो मशीन लगाई तो वो तो मतलब सुन्न हो चुके थे उस समय तक। तो ये हादसा होने के बाद आप ये कह रहे हैं कि घर वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया सर। हाथ खींच लिया पीछे? खींच लिए सर, बिल्कुल। उस समय उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या करना था। लेकिन मेरे शिव साहब ऐसे थे, उन्होंने मेरे घर में मेरे से पहले उन्होंने फ़ोन करके पता कर लिया। तो शिव साहब ने सीधे मेरे ससुर से बोला तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, इसको परेशान नहीं करोगे, तुम्हारा 1 पैसा नहीं बनता है। अच्छा। हाँ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सीधे ऐसे बोल दिया उन्होंने। और सारा का सारा पैसा हाँ, आपके पास आना शुरू हुआ? सब मुझे दिया उन्होंने। फौज ने मदद करी? फौज ने मदद की सर। मैं तो और बहुत ही कुमाऊं रेजिमेंट ने मदद करी? कुमाऊं रेजिमेंट तो मैं बोल रही हूँ, माँ बाप छोड़ो, माँ बाप जो है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। Thank you, बहुत sir. अच्छा लगा आपसे बात करके। Sounds like her husband was martyred and the regiment took care of her, but her family did not. If someone wants to fill in the details down below, I would really appreciate it. Thank you. नमस्कार। आपका शुभ नाम? तुलसी है मेरा नाम जी। और मेरे हस्बैंड 9 कुमाऊं में कार्यकर्ता थे जी। और वो उन दिनों 26 RR में भी उन्होंने सेवारत ली है। जी। और वहाँ से हमारी यूनिट पिथौरागढ़ में थी उन दिनों। जी। तो वहाँ से शिफ्ट हो गए थे अरुणाचल में। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड 26 RR में थे तभी। जी। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड भी 1 सप्ताह हो गए थे जो यूनिट में प्रवेश हो चुके थे वहाँ पे। जी। हुआ क्या था? मेरे हस्बैंड जो थे, जो यूनिट ने हथियार की गाड़ी में बॉर्डर में जाने के लिए तैयार किया था। जी। तो हथियार की गाड़ी मूव होके काफ़ी आगे निकल के वहाँ पे मतलब अटैक हो गया था कि दुश्मनों ने अटैक किया था और गोली लग के हादसा हो चुकी थी मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा। तो इस दौरान मुझे घर में पता नहीं था क्योंकि मेरा घर मार्केट से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे जेठ जी ने जो सुना कि मेरे भाई के साथ ऐसे हादसा हो चुका है करके, जी। तो वो किसी और बंदे को, अपने दोस्तों को साथ में लेके वो रात घर को निकल गए। उन्होंने मतलब एकदम से मेरे को फील नहीं होने दिया कि मार्केट से भी पहुंचे हुए हैं, मतलब क्या हुआ करके ये फील नहीं होने दिया। मेरे जेठ जी और 2 बंदे जो गांव वाले थे वो आए साथ। वो आंख नहीं मिला रहे थे आपसे? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे हो गए थे, वो बोलने की क्षमता में नहीं थे वो। अच्छा। इस तरह से उनको वहाँ पे घर में रूम में लेके बिठाया और मैंने कहा क्या बात है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप इतनी बात करते हो मेरे से, इतने बोलते हो, लेकिन अभी क्यों नहीं बोल रहे आप मेरे से? तो उन्होंने सर से बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जो हो गया आज सब कुछ ख़त्म हो गया। इतनी बड़ी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई और तहस नहस हो गई मेरी लाइफ। मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे और मैं अपने हस्बैंड के मतलब दर्शन के लिए भी नहीं जा सकती वहाँ पे। मेरे को इतना रोक दिया वहाँ पे कि बोला आप नहीं जाओगी। तो मेरे सीओ और मैम साहब ने मेरे को समझाया, फिर
बोला बेटा आप क्या करना चाहती हो। मैंने कहा मैम अभी मैं बोलने की क्षमता में नहीं हूँ, मेरे मुंह से वाणी निकल ही नहीं रही है जी। उसके बाद मैम ने जो भी है बच्चों को देखा, मेरे को देखा, वो फिर वहाँ से रवाना हो गए हमसे मिल के। उसके बाद मैम के मतलब 1 हफ्ते के बाद मेरी मैम जी मेरे से कांटेक्ट में बात करी मैम ने। तो मैंने कहा मैम 1 हफ्ते बाद फिर आपसे संपर्क करा उन्होंने जी। तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक हो, ये सो सारी बातें पूछी उन्होंने। मैंने कहा हाँ मैम मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला पिथौरागढ़ में आशा किरण है, वहाँ पे आप वो मैं शिफ्ट कर देती हूँ जी। आपके लिए सुविधा होगी जी। और फौज से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो मैं यही कहा मैंने मैम को कि मैम मैं नहीं आना चाहती हूँ वहाँ पे, और क्या कहते हैं हो सकता है ससुर अभी सदमे में हो, मेरा बेटा खो रखा है करके, जैसे मेरे को हो रखा है वैसे उनको भी हो रहा होगा। तो बोला बेटा देख लीजिए, अगर आपको जब भी लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। पहला लेटर आया मैंने उसको रिजेक्ट किया, दूसरा आया फिर उसको रिजेक्ट किया, तीसरे में मैंने साइन कर दिया, क्योंकि मैं 2 साल घर में बैठी अपने सास ससुर की सेवा करूंगी और उनके साथ रहूंगी, उन्होंने भी बेटा खो रखा है करके, लेकिन वो मेरे को नहीं समझ पाए तो मैं मजबूर होके मुझे वहाँ से साइन करना पड़ा। मतलब आपके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इन्हीं दौरान में मेरे ससुर ने मतलब मेरे से पेंशन मतलब डिवाइड करने के लिए फोकस कर दिया। मतलब बार बार केस कभी कुछ तो कुछ फोन ऐसे करके बोल रहे हैं कि कुछ पेंशन हमें भी दे दो। हाँ पेंशन दे दो, या फिर ऐसे करके मेरे को नहीं किया, उन्होंने अप्लाई कर दिया आगे को। वहाँ पे सीओ बैठा हुआ था पिथौरागढ़ में, तो उन्होंने ससुर और बहू को साथ में बिठा के बात करी। मैंने कहा सर आप खुद ही देख रहे हो, मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर KRC से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ रही हूँ। और मैंने कहा जब मेरी पेंशन आना शुरू हुआ, पैसे आना शुरू हुआ, तो मैंने ससुर जी को 2 लाख रुपए पहले दे चुकी थी। आपके ससुर मेरे जी से? ससुर जी पे बहुत गुस्सा हो गए। हाँ कि तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? हाँ। वो मैंने कहा सर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, जो बोलेंगे मेरे ससुर जी बोलेंगे, मेरे से बड़े हैं। तो मुझे वहाँ पे हौसला दिया साहब ने। फिर उसके बाद बोला पैसों को इस तरह से गाइडेंस करना है, इस तरह से नहीं वेस्ट करना है। तो फिर मैं आ गई वापस। और उस दिन ऐसा लगा सर मेरे को, एक बार तो मेरे आदमी जाने से झटका लगा मुझे, दूसरी बार परिवार को छूटने से झटका लगा मुझे। ये मेरे को गर्व होता है कि मेरा आदमी अपने देश के लिए बलिदान किया है जी। इसीलिए मेरा सर नीचे नहीं झुकता है, ऊपर होता है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। Obviously, I couldn't understand what she was saying, but my heart does go out to all of the wives and the families and all those people affected by those martyred soldiers. That's a reality of being in the military or in the paramilitary or even as a first responder. That's a reality of the job. So my heart and my prayers do go out to all of them. इसीलिए मैं KRC को जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी आभार व्यक्त करूं, वो भी कम है सर। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम। थैंक यू। नमस्कार। आपका नाम? सर मेरा नाम आशा है जी। मैं बनबसा भजनपुर की रहने वाली हूँ जी। मेरे हस्बैंड का नाम श्री संदीप सिंह था जी। संदीप सिंह है और वो आर्मी में सिपाही रैंक पे थे जी। 8 साल उन्होंने आर्मी में जॉब करी जी। और हमारी शादी 9 दिसंबर 2009 को हुई थी जी। और 9 दिसंबर 2012 को उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और ये हादसा कहाँ पे हुआ था? ये बनबसा में ही हुआ था। अच्छा। वो कैजुअलिटी छुट्टी में थे, कैजुअल छुट्टी में, और 2 दिन उन्हें घर आए हुए थे। तीसरे दिन उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ, उन्होंने मेरे को घर से जाने के लिए बोला कि हमने अपना बेटा पाला, सब पैसा वैसा तुझे मिल रहा है, पेंशन तुझे मिलेगी, हमें बेटे पालने का क्या फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि आर्मी के सारे डॉक्यूमेंट रख लिए और बोला अब जो करती है तू कर। बोला हम भी देखते हैं कैसे करती है, कैसे अपने बच्चे की परवरिश करती है, हम भी देखेंगे। फिर उन्होंने मेरे CO साहब का जब उस टाइम पे फ़ोन आता था तो मेरे पास तो मोबाइल रहता नहीं था, तो मेरे से कभी बात नहीं होने देते थे उनकी। हमारी आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझसे बात करने का, संपर्क करने का, बहुत वो किया। पर लेकिन संपर्क कभी बनने नहीं दिया इन लोगों ने? बनने नहीं दिया। उन्होंने मेरे ससुर फ़ोन ही नहीं दिया और बोलते थे जब आपका अगर लड़के के साथ ऐसा हो जाए, जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो, उस घर की बहू आपसे बात कैसे कर सकती है? वो गम में है, वो सदमे में है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। वो मेरी ओर से ये चीज़ बोल देते थे और बिल्कुल झूठ बोल देते थे। बड़ी मुश्किल से मेरे मायके वालों ने चुपचाप से आके रोड में मुझे फ़ोन दिया
बोला इससे मतलब हमें ये पता रहेगा कि तू ठीक ठाक है, और जब तू मिस कॉल करेगी तभी हम कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और वो फ़ोन मैंने छुपा के रखा था अपने घर में। 4-5 महीने हो गए, फिर मैंने मतलब अपने यूनिट में मैंने फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड की एक डायरी थी, उसमें से मैंने सीओ साहब का नंबर ढूंढा और फिर मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ KRC में आप जैसे लोगों के लिए यहाँ वार विडो हॉस्टल बना है, कुमाऊं रेजिडेंट सेंटर आप लोगों का सहयोग करेगी। आप यहाँ एक रूम की एप्लीकेशन दे के जाओ, अगली बार आना आप 2-3 महीने बाद आपको रूम मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई, जब से मैं यहाँ रही, अभी तक मेरे को यहाँ रहते हुए 5-6 साल हो चुके हैं। 5वां साल चल रहा है। 6 साल मेरे हस्बैंड को गए हुए हो गए हैं। अभी तक मेरे सास ससुर ने ये नहीं पूछा है कि तुम कैसे रह रहे हो। तो अब सब सकुशल है, अब कोई परेशान नहीं करते ससुराल, अब तो कर ही नहीं सकते परेशान, अब क्या तो नहीं परेशान करते करेंगे? हैं। फिर वो ABC साहब की बदौलत हुआ है कि उन्होंने ये बोला कि हाँ जंगल राज नहीं है, हम केवल उनके एक लेटर आने पे ऐसे वो नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दोनों तरफा सुना जाएगा, जो भी है एक तरफा सुन के नहीं होगा। मतलब भारतीय सेना का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को है कि लोग ये समझते हैं कि हस्बैंड चला गया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी कमी तो जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो जो कमी है वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि इतना बड़ा जो इनका सहयोग मिलता है, उससे हमें सिर उठा के जीने का सहारा मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। So even though I could not understand her story, I could still feel all the emotion behind it. I'm actually very impressed with the composure of all those widows. And again, they serve as a reminder of the price of freedom. If you do want to watch another Patriot episode, I'll put one all about the Cobra Commandos right here. Thanks for watching.